तो आई थिंक एट्रीब्यूट्स, अब हम लोग जितने भी क्लास में ऑनलाइन या ऑफलाइन है सभी को क्लियर होंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, है ना। किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है तो पूछ सकते हो अभी भी। तो क्या होता है एट्रीब्यूट, बताओ आप। अगर किसी बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो क्या करोगे, बॉडी का जैसे कलर चेंज करना है तो क्या करोगे आप, बीजी कलर। तो बीजी कलर क्या हुआ, एट्रीब्यूट हुआ। तो ऐसे ना हर एक एलिमेंट के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। अब क्लियर है। तो मैंने शायद तुम्हारे ऊपर एग्जांपल भी दिया था, जैसे आपका हेयर स्टाइल, आपका आई कलर, आपका स्किन टोन, है ना, आपकी हाइट। तो ये सब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सभी के अपने नेचर के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उनके पास एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। जैसे कि पैराग्राफ, तो उसके अंदर हम लोग मल्टी लाइन टेक्स्ट स्टोर करते हैं, तो अलाइनमेंट का एक एडिशनल टाइप वहाँ पर क्या आता है, जस्टिफाई, है ना। सो HTML attributes provide additional information about HTML elements. So all HTML elements can have attributes. Attributes provide additional information about elements. Attributes are always specified in the start tag. यानी कि जो टैग क्लोज होता है हमारा एंड टैग, उसमें हम लोग नहीं रखते हैं एट्रीब्यूट। यानी कि जो ओपनिंग टैग होगा हमारा उसी में एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम एंड वैल्यू पेयर्स, लाइक एट्रीब्यूट का नेम इज बीजी कलर इक्वल टू कलर का नेम इज अ वैल्यू। सो इन दिस एग्जांपल a tag defines a hyperlink. A href is an attribute specifies the URL of the page. The link goes to google.com. ठीक है। तो a is element name, href hyper reference और this is our user defined value। और आप इसको विजिट करेंगे यहाँ से तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सोर्स। सोर्स एट्रीब्यूट बिलोंग करता है इमेज को। सोर्स और कहाँ होता है, ऐसा कोई टैग देखा जहां पर और होता हो सोर्स? हाँ, और किस एलिमेंट में सोर्स एट्रीब्यूट होता है? हाँ, तो वही जानना चाह रहे हैं बस हम। तो सही दिमाग लगाया आपने एकदम, ठीक है, पास हो गए। बाकी लोगों को याद नहीं आया सोर्स कहाँ था? याद था, छुपा के रखा था। वही चीज, तो सीधी सी बात है, सोर्स सिर्फ इमेज के साथ आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि और कहाँ होगा, ठीक है। तो सेकंड जो इसकी पॉसिबिलिटी निकल के आती है वो इनपुट आपका इमेज में आती है ना, जहाँ पर लोग सबमिट बटन को यूजर डिफाइंड इमेज से रिप्लेस करते हैं। सो img टैग इज यूज्ड टू एम्बेड एन इमेज इन एन HTML पेज। एम्बेड का क्या मतलब होता है? एम्बेड का मतलब प्लेस करना नहीं होगा। और कुछ बता सकता है कोई सही टर्म? देखो, एम्बेड क्या होता है, एक तरह की लिंक होती है, ठीक है। एम्बेडिंग मीन्स करना। अब आपका अगर हम लोग इमेज जो होगा, अगर उस फोल्डर से इमेज को हटा देंगे तो इमेज मिसप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। तो यानी कि एक तरह का ये एम्बेडिंग वर्चुअली हो रहा है। जैसे एक एम्बेड होता है कि आपने एम्बेड इमेज कर दिया, उसके बाद में इमेज चाहे बैकएंड सब डिलीट कर दो लेकिन फ्रंट एंड में फ्री भी इमेज रहेगा। एक तो होता है परमानेंट एम्बेड। इसमें जो आपका एम्बेडिंग होता है वो लिंक के फॉर्म में रहता है। जब तक फोल्डर में इमेज होगी तब तक आपकी इमेज डिस्प्ले होगी फ्रंट एंड के अंदर। तो जैसे इलस्ट्रेटर हम सभी ने पढ़ा है, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था। इलस्ट्रेटर में जब आप कोई इमेज कॉल करते हो और आप उस इमेज को एम्बेड नहीं करते तो क्या होता है, जब आप उस फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पर ओपन करोगे तो इमेज मिसिंग हो जाएगी उसके अंदर। इसलिए आपको सिखाया जाता है कि सबसे टॉप में जो बार आता है मेन्यू के जस्ट नीचे ऑप्शन बार, वहाँ से उसको एम्बेड करो, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी डिपेंडेंसीज होती है वो खत्म हो जाता है, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। लेकिन वेब के टर्म में एम्बेडिंग तो हो रहा है बट हम डिपेंडेंट हैं। अगर फोल्डर है तो इमेज है, फोल्डर नहीं है तो इमेज आपको डिस्प्ले नहीं होने वाली है। द सोर्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज टू द डिस्प्ले। तो जैसे मैंने यहाँ पर img गर्ल डिफाइन किया है तो आपको ये फोटोग्राफ डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट, देयर आर टू वेज टू स्पेसिफाई द URL इन द सोर्स एट्रीब्यूट। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट URL। So links to an
एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट, जैसे कि ये इमेज हम लोगों ने यहाँ पर कॉल किया हुआ है, सो ये इमेज एक एक्सटर्नल सोर्स से अवेलेबल है। क्या पहचाने की एक एक्सटर्नल सोर्स है, कौन बताएगा? करेक्ट, अगर यहाँ पर डोमेन नेम इन्वॉल्व है प्रोटोकॉल के साथ, प्रोटोकॉल क्या है? HTTPS, तो यानी कि ये इमेज आपकी किसी URL से अवेलेबल हो रही है जो कि डोमेन नेम है। अगर ये सिर्फ इतना होता है तो ये क्या होता है, यानी कि ये रूट से आ रही है इमेज हमारी, यानी कि हमारे किसी फोल्डर में इमेज की स्टोर है इमेज, है ना, तो ये पहचान होती है। तो एब्सोल्यूट URL यानी कि ये लाइव वर्क करेगा, यानी कि कंप्यूटर में जब तक नेट आपका नहीं होगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा, तो इसको इंटरनेट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल इमेजेस माइट बी अंडर कॉपीराइट। हम कब लगा सकते हैं और कब नहीं लगाना है, इसको थोड़ा सा समझना है। अगर सोर्स आपका अपना है, मान लो कि आप लेट्स से फ्लिपकार्ट के सेलर हो, तो आप अपने किसी दूसरी वेबसाइट में भी वहाँ से लिंक लेके लगा सकते हो, क्योंकि भाई सेलर जब तक रखेगा अपने अकाउंट के अंदर इमेज तब तक वो डिस्प्ले होता रहेगा। अगर कल को सेलर अपने प्रोडक्ट को हटा के कोई दूसरा प्रोडक्ट लिस्ट करेगा तो वो इमेज रिमूव हो जाएगा वहाँ से। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जहाँ पर हमारा डेटा पर कंट्रोल हो, यानी कि मैं अगर रिमूव कर रहा हूँ वहाँ से, ठीक है, तब आप उस कंडीशन में लगाओ। अगर डेटा पर आपका कोई राइट है, हमने रैंडम इमेज कहीं से भी लिया और अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया, तो वो तब तक ही चलेगा जब तक वहाँ पर उसने ऐड करके रखा होगा। दूसरा, कॉपीराइट कैसे हो सकता है? मान लो कि आपने किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से जाके किसी प्रोडक्ट का फोटो लिया और अपनी वेबसाइट पर लगा लिया, ठीक है, और वो एक कॉपीराइट का पार्ट हुआ। अब कॉपीराइट क्या होता है कि मान लीजिए कि भाई किसी ने अगर इसको कॉपी किया तो एक कॉपीराइट एक्ट होता है। कॉपीराइट एक्ट का काम क्या होता है कि भाई आप किसी की प्रॉपर्टी को बिना उसकी परमिशन के अपने किसी भी काम में नहीं ले सकते। तो जैसे आप देखते हो ना, आज की डेट में काफ़ी ट्रेंड चल रहा है सॉन्ग्स वगैरह के अंदर कि पंजाबी सॉन्ग्स उठाओ और बॉलीवुड सॉन्ग्स के अंदर मिक्स कर दो उसको उठा के, है ना, तो आपको म्यूज़िक के भी राइट्स लेने होते हैं। अगर आपने बिना किसी से पूछे लगा दिया तो आपको ऊपर फिर अच्छा खासा स्ट्राइक आता है और फिर आपको कई लाख या करोड़ों रुपए तक भी पे करने पड़ जाते हैं बिना किसी परमिशन के लगाने के चक्कर में। अब किन पर लग सकता है, किन पर नहीं लग सकता, ये कुछ ऐसा है सिस्टम, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अपने घर पर कंप्यूटर में कोई ट्रायल सॉफ्टवेयर चला रहे हो जिसको लोग क्रैक्ड बोलते हैं, है ना, आपने लाइसेंस नहीं लिया और आपने चला लिया। अब मान लो कि आप अडोबी का कोई सॉफ्टवेयर अपने पास यूज़ कर रहे हो, तो अडोबी आपको टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अकेले के पास में जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वो टारगेट करते हैं यूनिकॉर्न्स को। वो देखते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर हों, वो एक रजिस्टर्ड कंपनी हो, तो वहाँ से कुछ फ़ायदा होगा। केस करेंगे तो जीत जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि तभी वो केस करेगी अडोबी कंपनी। तो ये सिस्टम होता है। तो कॉपीराइट में ना, जब किसी मूवीज़ वगैरह के अंदर, म्यूज़िक वीडियो एल्बम के अंदर अगर कोई यूज़ किया जाता है, अगर हिट हो गया पड़का बस गले उसके नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो जैसे बादशाह के सॉन्ग्स के साथ कई बार ऐसा हुआ है कि उसने लेके गाना बना दिया, फंस गया वो, फिर उसको कॉपीराइट पे करने पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इमेजेस का भी कॉपीराइट होता है। तो जैसे आप लोगों ने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा, फ्रीपिक, है ना। फ्रीपिक पर जब आप कोई फ्री ग्राफिक डाउनलोड करते हो तो उसके साथ एक डिजिटल लाइसेंस देखा होगा आपने, आता है ना, फोल्डर के अंदर जो एक्सट्रैक्ट करोगे तो डिजिटल लाइसेंस होता है। उस डिजिटल लाइसेंस का काम क्या था, यानी कि वो आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप इस इलस्ट्रेशन को, आर्ट वर्क को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। बट आप लगा तो लो, लेकिन आपको ये बताना भी पड़ेगा अपने आर्ट वर्क के अंदर कि ये ग्राफिक कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आप लिखोगे ग्राफिक्स, बेसिकली उसमें इमेज कंटेंट में आपको मेंशन करना रहेगा कि इमेज प्रोवाइडेड बाय या फैच्ड बाय दिस प्लेटफॉर्म। अगर उसको क्रेडिट नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आपको क्रेडिट देना पड़ता है उस कंडीशन में। जैसे आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हो, जब उनके वो डिस्क्रिप्शन खोलते हैं तो उसमें सब लिखा रहता है कहाँ से, बिल्कुल लगता है। मैं अगर किसी ब्रांड को भी लेके यहाँ बोल दूंगा ना तो उस पर भी कॉपीराइट लग जाता है, वीडियो हटा देते हैं वो लोग, डिलीट मार देते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं उसके अंदर भी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम ना हो।
You may be in violation of copyright laws. In addition, you cannot control external images. It can suddenly be removed or changed. Relative URL, ये सबसे ज़्यादा promising है, यानी कि हमारा अपना खुद का डेटा. Links to an image that is hosted within the website. Here the URL does not include the domain name. If the URL begins without slash, it will be related to the current page. Example, images/image का name dot उसका extension. If the URL begin with slash, it will be related to the domain name. कई बार आप देखोगे तो इस तरह से भी आपको मिलेगा. ये तब होगा जब डोमेन को बिलोंग करेगा. फिलहाल ऑफलाइन में आप इस तरह से नहीं लगाइएगा, अदरवाइज आपकी इमेज काम नहीं करेगी. ठीक है. टिप क्या है आप लोगों के लिए? इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज बेस्ट टू यूज रिलेटिव यूआरएल्स. दे विल नॉट ब्रेक इफ योर चेंज योर डोमेन. ठीक है, तो डोमेन चेंज करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट इमेज के साथ आते हैं. द इमेज टैग शुड ऑल्सो कंटेन द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स विच स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स. तो आप यहाँ देखेंगे हम इमेज के साइज को कंट्रोल कर पाएंगे, तो आप जो भी विड्थ यहाँ चेंज करेंगे वो आउटपुट में भी चेंज होगा. नेक्स्ट इज ELT, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट. इसके एडवांटेजेस हमें ऑलरेडी पता है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं. एक तो इमेज के अब्सेंस में ये आपका रिवील होता है. दूसरा, अगर आपका स्पीड स्लो है उस केस में आ जाएगा. URL अगर फॉल्स हो गया तो उस केस में अवेलेबल होगा. और उसके अलावा जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, ठीक है, जो देख नहीं सकते, लिसनिंग का एक्सपीरियंस है उनके पास, तो स्क्रीन रीडर की हेल्प से यहाँ जो भी लिखा होगा वो उनको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. चाहे इसमें कोई लिमिट होती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना मर्जी लिखना चाहें इसमें लिख सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इफ वी ट्राई टू डिस्प्ले एन इमेज दैट डज नॉट एग्जिस्ट. तो जैसे कि यहाँ पर करेक्ट URL है तो आप यहाँ पर इमेज एक्सपीरियंस कर पाएंगे, बट हम सेकंड एग्जांपल में पर्पसली इमेज को रिमूव कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ELT हमारा रिवील हो रहा है इसके अंदर. नेक्स्ट इज स्टाइल एट्रीब्यूट. इज यूज्ड टू ऐड स्टाइल टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट साइज एंड मोर. स्टाइल मतलब CSS, यानी कि CSS में जितनी भी प्रॉपर्टी होती है हम लोग स्टाइल इक्वल टू लिखकर चला सकते हैं उनको. बट इससे थोड़े बहुत काम आप लो, बड़े लेवल पर आपने इससे कोई डिजाइनिंग वगैरह नहीं करना है. तो जैसे हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं रेड, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है टेक्स्ट का कलर अगर मुझे रेड करना हो तो इसके अलावा फॉन्ट कलर. कितने लोगों को लगता है ये आंसर सही है जो उन्होंने अभी बताया पीछे? टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो इसके अलावा दूसरा अप्रोच क्या है हमारे पास कलर चेंज करने का? कैसे चेंज करोगे? किसी के पास आंसर नहीं एक के अलावा? हाँ, जैसे मान लो ये पैराग्राफ है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो क्या तरीका है कलर चेंज करने के लिए? हाँ, टेक्स्ट के अंदर कलर का नेम लिख दें. अच्छा निकिता, रिकॉर्डिंग, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज होगा? टेक्स्ट से कंफ्यूज तो नहीं हो रहा मैं? चलो पैराग्राफ बोल देता हूँ, हेडिंग बोल देता हूँ, उसका कलर कैसे चेंज होगा? हाँ, स्टाइल से हो सकता है, उन्होंने तो बताया तरीका है चेंज करने का.
इससे तो हो ही रहा है, वो अलग चीज़ हो गया। आपने जो पहले आंसर किया वो सही है, ठीक है वो अलग चीज़ है। देखो एक हमने फॉन्ट एलिमेंट पढ़ा था ना, फॉन्ट जिसके अंदर फेस होता है, साइज होता है, कलर होता है, तो कंफ्यूज क्यों हो, आंसर करो ना उस चीज़ को, या याद ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो फॉन्ट से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इस लाइन का कलर चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ जाके इसके आगे लिख सकता हूँ ना ऐसे, फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, और फॉन्ट को क्लोज कर देते हैं। अच्छा ये हमारा इसके अंदर इस तरह से लेगा, ठीक है। ऐड एट्रीब्यूट, ऐड एलिमेंट, यहाँ से नहीं देगा, ठीक है। तो कहाँ देख सकते हैं इसका एग्जांपल हम लोग, यहाँ से हम इस लाइन को ओपन करेंगे, कॉपी नोटपैड, और यहाँ पर पेस्ट। तो देखो यहाँ पर CSS के थ्रू कलर चेंज हो रहा है, हम यहाँ पर फॉन्ट एलिमेंट के थ्रू चेंज करेंगे। पढ़ा था हमने ये या नहीं? चेंज हो रहा है, तो इस तरह से भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट लैंग्वेज एट्रीब्यूट, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर वेबसाइट हिंदी में होगा तो यहाँ पर HI होगा, अरेबिक होगा तो AR आपको मिल जाएगा, और इंग्लिश में है तो इंग्लिश में मिल जाएगा। अगर कंट्री स्पेसिफिक है कि US या UK बेस्ड तो EN-US, और अगर लंदन बेस्ड है तो UK, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। सो यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैंग्वेज एट्रीब्यूट इनसाइड द HTML टैग to declare the language of the web page. This is meant to assist search engine and browsers, ठीक है। The following example specifies English as the language, तो आपको यहाँ लिखना होगा HTML attribute में LANG equal to language का कोड। Country codes can also be added to the language code in the lang attribute. So the first two characters define the language of the HTML page and the last two characters define the country. So ये क्या हो गया, US स्पेसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल एट्रीब्यूट, सो जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। हम लिखना नहीं चाहते ब्राउजर में, बट माउस ओवर पर दिखाना चाहते हैं। द वैल्यू ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट विल बी डिस्प्लेड एज अ टूल टिप व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट। हमने पैराग्राफ के ऊपर लिखा है, पॉइंटर लेके जाइए, क्या लिखा रहा है, आई एम अ टूल टिप, तो मैसेज कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर। सो वी सजेस्ट ऑलवेज यूज लोअर केस एट्रीब्यूट्स। तो जब भी आप कोई अपना एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि वो लोअर केस में हो, इस तरह से। तो जैसे द HTML स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर्स लोअर केस एट्रीब्यूट नेम, द टाइटल एट्रीब्यूट एंड ऑल अदर एट्रीब्यूट्स कैन बी रिटन विद अपर केस और लोअर केस लाइक दिस। हम टाइटल स्मॉल लिखे या अपर केस लिखे, आउटपुट सेम ही रहेगा। However, W3C recommends lowercase attributes in HTML and demands lowercase attributes for stricter document type like XHTML. तो ये हमने आपको XHTML के बारे में लास्ट क्लास में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था कि वहाँ पर हर एक एलिमेंट क्या होता है, क्लोज होता है। Always quote attribute value, so जैसे कि अगर आप यहाँ कुछ डिफाइन कर रहे हैं तो आप उसको कोट में लिखेंगे, अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चल जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पर इसको चला के देखना चाहें ब्राउज़र में, सो राइट अप्रोच क्या है, इस तरह से इन्वर्टेड कोड काम ऐसे भी करेगा, बट प्रॉब्लम कब आएगा, जब आप सेकंड एट्रीब्यूट कोई पास करने जाओगे, जैसे कि टारगेट, तब ये काम नहीं करेगा, सिंगल पर चल जाएगा सिर्फ। समटाइम्स यू हैव टू यूज कोड्स, दिस एग्जांपल विल नॉट डिस्प्ले द टाइटल एट्रीब्यूट करेक्टली बिकॉज इट्स कंटेन अ स्पेस। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेस है इसमें, अगर सिंगल वैल्यू होता है तो टाइटल काम कर जाएगा, बट अगर मल्टीपल मेरे पास वर्ड्स हैं तो ये रेंडर नहीं होगा। जैसे ट्राई करके देखें आप, ठीक है, तो कंट्रोल U प्रेस करिए,
हमने पैराग्राफ पे क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन, रीड एनिमेशन वाला लाइन, तो ऊपर जाइए तो क्या लिखा है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन, जबकि हमने तो ज़्यादा लिखा था मैटर इसके ऊपर, है ना। तो क्यों नहीं रेंडर हुआ, क्योंकि आपका सिंगल वर्ड ही रेंडर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए आगे वर्क नहीं किया। लेकिन जैसे आप जाके इसमें इन्वर्टेड कोड वगैरह डाल दोगे तो चालू हो जाएगा। देखो फुल स्क्रीन क्या हो गया, अच्छा ये है, यहाँ जाओ, डू नॉट सेव और इसको कंट्रोल ओ यूआरएल डाल दो। अब देखो जैसे आप इसको क्लोज करोगे इस तरह से, अब पूरा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, सिंगल और डबल कोट। Double quotes around attribute values are the most common in HTML, but single quotes can also be used. In some situation, when the attribute value itself contain double quotes, it is necessary to use single quotes. तो ये एग्जांपल आप आगे चल के देखेंगे जब हम लोग कुछ लैंग्वेजेस वगैरह के साथ आगे काम करेंगे। तो जैसे एग्जांपल इसको तो मैं दिखाई देता हूँ, इसी एग्जांपल को दोबारा ओपन कर लो। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर इसको सिंगल कोट में लिखा, अभी आप यहाँ देखेंगे ओनली डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, हम पेज को रिलोड कर देते हैं, अब पूरा लिखा रहे, सिंगल कोट भी काम कर रहे हैं। अब मान लो कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ कुछ इस तरह से, तो यानी कि एक और सिंगल कोट आ गया इसके अंदर। इस केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहिए, नहीं चला ना। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या ध्यान रखना होता है, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट, अब चल जाएगा। समझाया? तो कहीं फर्स्ट ऑफिस वगैरह कुछ लिखा हुआ है तो उस केस में ध्यान रखें इस चीज का। हेडिंग्स, तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ हेडिंग है वो कितने, H1 से लेके H6 तक। सो HTML heading are titles or subtitles that you want to display on a web page. HTML headings are defined with the H1 to H6 tag. H1 defines the most important heading, H6 define the least important heading. So process क्या होता है, 1 to 6 इस तरह से हमें डिफाइन करना होता है। Browsers automatically add some white space, a margin before and after a heading. जब भी आप कोई हेडिंग लिखेंगे तो ब्राउज़र क्या करता है, ऑटोमेटिकली बीच में ऊपर एंड नीचे इसकी कुछ स्पेस बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। सो जब आप यहाँ पर सीख जाएंगे आगे कुछ एडवांस प्रॉपर्टी, जैसे अगर हमने इसका बनाया हो तो चलिए यही दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, तो हम यहाँ पर एक सेलेक्टर यूज कर लेते हैं, फाइल को ओपन कर लेते हैं नोटपैड में। ये मैं इंटरनल स्टाइल लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट है, H1, ये भी H1 है, ये H2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको कंट्रोल करना चाहता हूँ, हमने लिखा H1 मार्जिन क्या हो जाए 0, जो कि जितना भी डिफॉल्ट है वो हट जाना चाहिए, कुछ स्पेस कम हुआ, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि 2 का भी खत्म हो जाए, हमने सभी को कॉमा लगा के डिफाइन किया इस तरह से, खत्म हो गया। तो बाय डिफॉल्ट इसमें मार्जिन होता है, इवन पैराग्राफ के अंदर भी होता है। अगर मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ कॉमा P, तो जितनी जगह पैराग्राफ होंगे सब पैराग्राफ का स्पेस को खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पैराग्राफ
ब्लॉक एलिमेंट होता है, न्यू लाइन में क्रिएट होता है, लेकिन जो बीच का स्पेस होता है वो क्या होता है, मार्जिन होता है। तो हम यहाँ से इस तरह से मार्जिन को कस्टमली रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिकल करके क्यों दिखाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ना गलत समझते हैं कि ये जो गैपिंग होती है इसको पैडिंग बोलते हैं। ये पैडिंग नहीं होता है, ये क्या होता है, मार्जिन। ठीक है। सो H1 डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, जो आपको लगता है मेरी वेबसाइट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे गूगल में सिर्फ इसी को ही इंडेक्स कराना है। और 6 डिफाइंस द लीस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जिसका आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वो आप 6 में डिफाइन करो। Browsers automatically add some white space or margin before and after a heading. Headings are important. Search engine uses the heading to index the structure of and content of your web page. User often skip a page by its heading. It is important to use heading to show the document structure. H1 heading should be used for main heading, followed by H2 headings, and then the less important H3 and so on. Use HTML headings for heading only. Do not use headings to make text big or bold. तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बड़ा करना है, बोल्ड करना है तो हेडिंग लगा दो। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऑफलाइन में तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ऑनलाइन जब हम लोग लेके जाएंगे तब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। बिगर हेडिंग, अगर आपको लगता है मुझे 1 से भी अबव साइज में जाना है, उस केस में आप क्या करेंगे, ईच HTML हेडिंग हैज़ अ डिफॉल्ट साइज, हाउएवर यू कैन स्पेसिफाई द साइज फॉर एनी हेडिंग with the style attribute using the CSS font size property. So in this example हमने font size कितना लिखा है, 60 पिक्सल। तो ये जो हमारा हेडिंग हम लोग नीचे देख रहे हैं लास्ट में, ये 60 पिक्सल पर इतना बिगर होकर आपको डिस्प्ले होगा। देखो हेडिंग के ना, मैंने ऐसा कभी काउंट नहीं किया कि उसमें पिक्सल्स क्या होता है। देखो बॉडी का टेक्स्ट काउंटेबल होता है जो कि 16 होता है, जिसको HTML यूनिट में हम लोग बोलते हैं 3। ठीक है। बट हेडिंग के अंदर फॉन्ट की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती अकॉर्डिंग टू HTML। बट इसका फिर भी मैं एक आइडिया आपको देता हूँ। अगर हम H4 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका 20 पिक्सल अप्रॉक्स। ठीक है। अगर आप H3 यूज़ कर रहे हैं तो होता है 24 पिक्सल के अप्रॉक्स। अगर आप उसमें जाएंगे H2 में तो ये 32 पिक्सल समथिंग होता है, और वो 48 पिक्सल होता है आपका, 48 पिक्सल्स। ठीक है। अब देखो उसका कैलकुलेशन सीधा सा क्यों है। अगर हम H6 की बात करें तो सबसे छोटा साइज बनाता है ना। तो अगर मैं इसके कंपैरेटिवली इसको देखूं यहाँ पर, तो आई थिंक सिर्फ बोल्ड का ही डिफरेंस है और तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इसमें, है ना। तो HTML जब हम लोग 1 लिखते हैं फॉन्ट के अंदर वैल्यू, तो जो लोएस्ट साइज हमारा 1 पर आता है निकल के वो होता है 8। स्क्रीन पर ह्यूमन आइज की जो कैपेसिटी है वो लास्ट कैपेसिटी माना जाता है, या कह सकते हैं स्टैंडर्ड कैपेसिटी है। इससे नीचे जाओगे तो अलग अलग विजन पावर के हिसाब से लोगों को अलग अलग चैलेंजेस उसमें देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि इससे छोटा साइज अगर आप वेबसाइट में इस्तेमाल कर रहे हो तो वो गड़बड़ क्रिएट कर देगा आपके लिए। तो 8 हमारी लास्ट साइज हो गया। 8 के बाद में फिर आपका ये इवन नंबर में चलता है, 8 होगा, 16 होगा, ठीक है, फिर आपका 24 होगा, फिर आपका 32 होगा, फिर आपका 48 होगा। तो अलग अलग साइज आपको मिलेंगे। तो 8 से आप एडिशन करते जाइए, आपका 48 पिक्सल का साइज निकल के आ जाएगा। ठीक है। 8 किसका हो गया 6, 16 किसका हो गया 5 का, 24 4 का, यहाँ पर 32, 40, 48। सो ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड सम, ये हमने डिस्कस कर लिया, हमने ये भी साइज में डिस्कस कर लिया। पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे। So paragraph always start on a new line and is usually a block of text। तो देखो पैराग्राफ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, जितने भी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो न्यू लाइन से ही स्टार्ट होते हैं। तो जैसे हेडिंग आपने नोटिस किया होगा प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, सब अलग अलग लाइन में है ना, हमने कोई BR तो ऐड किया नहीं है, तो ये भी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। अच्छा ब्लॉक एलिमेंट की कोई पहचान बताएगा क्या होती है,
कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो ब्लॉक है या इनलाइन है? जो भी सही गलत समझ में आता है बोलो, अपने पास मत रखो। इस बार तुम्हें पता है, बता दो अगर पता है तो। इस बार नहीं पता है। देखो राइट क्लिक इंस्पेक्ट का तरीका हमने सीखा हुआ है। चलो इंस्पेक्ट पर आते हैं। इंस्पेक्ट पर आने के बाद आप देखो बस इस तरह से माउस लेके जाओ। अगर ये फुल विड्थ बन रहा है ऑटोमेटिकली, जबकि कंटेंट सिर्फ इतना ही है लेकिन विड्थ फुल है, तो ये क्या हुआ? ब्लॉक हुआ। अगर इनलाइन होगा तो जितना मैटर होगा सिर्फ उतना ही विड्थ है दिखाएगा आपको। ये फर्क होता है। सो पैराग्राफ के केस में देखेंगे यहाँ पर ये हमने इंस्पेक्ट मोड ऑन किया है। ये देखिए फुल विड्थ, ये भी फुल विड्थ है, ये भी पैराग्राफ है, ये भी फुल विड्थ है, ठीक है। ये देखिए सब पैराग्राफ फुल विड्थ में आपके। The HTML elements define a paragraph. A paragraph always start on a new line and browser automatically adds some white space, a margin before and after a paragraph. So paragraph को हम लोग P element में define करते हैं और जब आप इसको आउटपुट करेंगे तो ये दोनों आपको अलग अलग लाइन में विजिबल होंगे। डिस्प्ले मुझे तो नहीं दिया। You cannot be sure how HTML will be displayed. Large or small screens and resized window will create different results. With HTML, you cannot change the display by adding extra spaces or extra lines in your HTML code. So the browser will automatically remove any extra spaces and lines when the page is displayed. अब इस स्लाइड का क्या मतलब है? मान लीजिए कि आपने एक पैराग्राफ नोटपैड में लिखा और इस तरह से उसमें आपने एंटर लगा दिया, ठीक है। तो अजय इसका क्या आउटपुट होना चाहिए? इस पैराग्राफ का आउटपुट क्या होगा? आपके कोडिंग क्या होना चाहिए? सारा एक साथ आ जाएगा। तुम्हारे कोडिंग एक लाइन में आएगा, ऐसा क्यों? हाँ हाँ, जैसे लिखा ऐसे आएगा, ऐसा BR लगाएंगे तो नीचे आएगा। तो मतलब कितने लोग सहमत हो कि एक ही लाइन में आउटपुट आना चाहिए इसका? 1 2 3 4 5 सब तुम्हारे अगेंस्ट है यार। अच्छा नहीं सही है। और दूसरी लाइन का क्या आउटपुट होना चाहिए? जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का क्या आउटपुट होना चाहिए? इसके बारे में सहमति दो अपनी। हाँ शो नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि सिंगल स्पेस ही एक्सेप्टेबल होता है ना। तो दोनों लाइन का आउटपुट क्या हुआ? फ्लैटन हो गई इस तरह से, है ना। ठीक है, तो एंटर कभी भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं होते जब तक आप उसके अंदर VR नहीं लगाओगे। फिर बात करते हैं HR हॉरिजॉन्टल रूल्स। HR टैग डिफाइंस अ थीमेटिक ब्रेक, जो कि हमने ऑलरेडी अपने एग्जांपल में यूज किया हुआ है, एंड in an HTML page and is most often displayed as a horizontal rule. HR element is used to separate content or define a change in an HTML page. चलो भाई HR के एट्रीब्यूट बताओ कौन कौन से होते हैं? विड्थ होता है, साइज होता है, कलर होता है, नो शेड होता है, 4 हो गए। और वेरी गुड। और पांच होते हैं, और भी होते हैं। याद नहीं आ रहा, चलो पांचों बताओ दोबारा से कौन कौन से होते हैं? अलाइन, नो शेड, सुन के याद आ गया था। हाँ जी बताओ निकिता, 5 एकदम बताओ फटाफट। अलाइन और
तो नो शेड का काम क्या होता है? हाँ, जो डेप्थ आती है 3D डेप्थ, उसको फ्लैटन करता है ग्रेश कलर के साथ, है ना, और उस ग्रेश कलर को हम ओवरकम करते हैं कलर एट्रीब्यूट के साथ। अब मुझे बताओ कि मान लो मैंने नो शेड हटा दिया और कलर डाल दिया, तब क्या आउटपुट होगा? डेप्थ में कलर देखेगा, इसका मतलब ट्राई नहीं किया। अकेले कलर ट्राई करके देखना तो नो शेड लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर अकेले ट्राई करोगे तो आपको नो शेड नहीं लिखना पड़ता। मैंने आपको सारे एट्रीब्यूट सिखाने के लिए लिखा था वो, बट अगर हमने कलर यूज कर लिया तो नो शेड की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल क्रिएट किया है, H1 एंड पैराग्राफ, देन HR, देन H2 एंड पैराग्राफ। तो इसका आउटपुट क्या होगा? कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, हेडिंग और पैराग्राफ के बाद में लाइन। The HR tag is an empty tag, which means that it has no end tag, यानी कि इसका क्लोजिंग नहीं होगा। अगर XHTML होता तब कैसे क्लोज होता है, कौन बताएगा? HR और यहाँ पर स्लैश होता है ना, स्पेस के साथ, ध्यान रखना, विदाउट स्पेस नहीं, स्पेस के साथ ही कंसिडर होता है। फिर बात करते हैं लाइन ब्रेक, BR, ये भी अगेन एंड टैग नहीं होता इसके अंदर। सो जैसे मैंने लिखा दिस इज अ BR पैराग्राफ BR विद लाइन ब्रेक, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? कुछ इस तरह से रहेगा, है ना। जब भी आप BR लगाएं, आपने क्या खास ध्यान रखना है? देखो, जनरली हर एक वर्ड के बीच में एक सिंगल स्पेस होता है, आपने वो स्पेस रिप्लेस कर देना है विद VR। अब हम स्पेस को क्यों हटा रहे हैं, इसको जरा समझ। देखो, अगर हम ये हैबिट ना सीखें तो क्या होगा, पूरी वेबसाइट में आप कई बार एलिमेंट यूज करोगे, BR लगाओगे, वाइट स्पेस भी अपना स्पेस कंसिडर करता है, पता है ना, सिंगल स्पेस तो चलता ही है। तो वो वाइट स्पेस आपके काम को डिस्टर्ब ना करे, तो इसलिए उसको डिलीट जरूर करते हैं, क्योंकि नई लाइन में चलेगा तो उसका कोई काम नहीं रहा ना स्पेस का, तो इसलिए उसको रिमूव करना है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर BR जब लिखा तो मैंने स्पेस को खास ध्यान रखा है कि ना रहे यहाँ पर। ठीक है, The BR tag is an empty, again सेम वही स्टेटमेंट। अब बात करते हैं पोएम प्रॉब्लम। अब मान लीजिए कि भाई हमने एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है, और हमने एंटर लगा के इस तरह से लिखा। ये एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और टाइटल है हु हैज सीन द विंड, काफ़ी फेमस पोएम है। अब आप आउटपुट तो ऐसे ही चाहोगे, बट इसका आउटपुट ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि आप ऊपर सीख चुके हो कि भाई अगर हम एंटर लगा के लिखेंगे तो वो सब फ्लैटन हो जाएगा। वही सेम हुआ हमारी पोएम के साथ, क्या हुआ, पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गई उस तरह से। इसी का रिप्लेसमेंट क्या है? प्री स्टैंड फॉर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। द टेक्स्ट इनसाइड अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट, यूजुअली कोरियर। ये फॉन्ट का नेम होता है डिफॉल्ट। जैसे अगर आप HTML की कोडिंग कर रहे हो वेब ब्राउजर के लिए, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? टाइम्स न्यू रोमन, है ना। तो बाय डिफॉल्ट हमारा फॉन्ट कौन सा होता है? टाइम्स न्यू रोमन। अब टाइम्स न्यू रोमन कौन सा फॉन्ट है, सेरिफ और सैन सेरिफ? कैसे पता सेरिफ? अच्छा, तो वेब में कौन सा फॉन्ट यूज होता है, सेरिफ या सैन सेरिफ? वेब में अब ये फॉन्ट कौन सा है, सेरिफ है या सैन सेरिफ है? ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है, इस फॉन्ट के बारे में बताओ। सेरिफ है। और सैंस सेरिफ की पहचान क्या होती है? तो आप आंसर उल्टा कर रहे हो सारे। उसने भी उल्टा आंसर दिया। ठीक है, सेरिफ फॉन्ट में क्या होती है, टेल्स बनती है। ठीक है, ये सैंस सेरिफ फॉन्ट है। वेब में सिर्फ सैंस सेरिफ यूज होता है, ये ध्यान रखना। हाँ, जैसे कि एग्जांपल ऐसा समझो, मैं इसमें से हटा दिया था ना, सब ठीक है। इस फाइल से हम कोई एग्जांपल देखते हैं, अगर हमने इसमें ऐड किया होगा। तो चलो ऐसा समझो कि मैं इंट्रोडक्शन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ देखो ध्यान से, हेडिंग बहुत अच्छे क्लियर है। अब ये देखो इस तरह की टेल्स बन जाती है इसमें, ये देख रहे हैं, ये इस तरह के पॉइंटेड, तो ये होता है सेरिफ। ठीक है, स्टाइलिश
होता है, लेकिन ये क्या होता है जब मास लेवल में टेक्स्ट होगा बहुत ज़्यादा मल्टी लाइन, तब ये पढ़ने में रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर। अब देखो यहाँ पर ये टेक्स्ट कितना नीट एंड क्लीन आपको दिखाई दे रहा है, क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, तो ये सैंस सेरिफ फॉन्ट है। तो प्री का आउटपुट आता है कुरियर फॉन्ट के साथ, यानी कि जब आप इसका आउटपुट देखोगे तो ये ना आपको डिफरेंट दिखाई देगा, जैसे लगेगा जैसे फॉन्ट कंप्रेस है। देखो ये फॉन्ट आपका डिफॉल्ट है और इसका आउटपुट आप देखो अलग आ रहा है ना इसके कंपैरेटिवली। तो ऐसा क्यों आ रहा है? ये प्री फॉन्ट होने की वजह से, क्योंकि प्री के अंदर बाय डिफॉल्ट कुरियर फॉन्ट होता है जिसको हम लोग फिक्स्ड फॉन्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने BR क्यों नहीं लगाया, कौन बताएगा? हमने प्री का ही क्यों इस्तेमाल किया? करेक्ट, ठीक है। एक या दो बार आप BR का इस्तेमाल करिए। अगर आपको लगता है मुझे बहुत ज़्यादा BR की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने डेटा का स्ट्रक्चर समझो और उसी हिसाब से आपने फिर इस्तेमाल करना है। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब हम किसी कंटेंट को रेंडर करते हैं तो डोम के ऊपर लोड होता है एलिमेंट्स का। अब एक एलिमेंट को आप बहुत बार यूज़ कर लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा रिजल्ट तो आ नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा? तो देखो टेक्स्ट का कोई लोड नहीं होता लेकिन इसका लोड होता है एलिमेंट का, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अब आप एलिमेंट की डुप्लीकेसी को रोकेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम यहाँ पर सोचिए डबल BR का यूज़ करते अगर ये स्पेस अचीव करना था और बाकी 1 2 3 4 तो 8 BR तो ये हो गए और 2 BR यहाँ के लिए हो गए। तो ये रिजल्ट हमने बिना किसी BR के सिंगल प्री से अचीव कर लिया, है ना। तो समझ में आ गया ना क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? क्योंकि आपका लोडिंग टाइम जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो ये पार्ट अच्छे से क्लियर। पैराग्राफ स्टाइल, स्टाइल्स यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं इनलाइन CSS की। The HTML style attribute is used to add styles to an element such as color, font, size and more. So ये देखिए I am normal यानी कि ये सिर्फ P एलिमेंट है, इसके ऊपर कोई भी स्टाइल हमने अप्लाई नहीं किया है। सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें हमने स्टाइल एट्रीब्यूट इक्वल टू हमने प्रॉपर्टी सेट की है कलर। ये जो कलर है ये CSS प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये हमारी वैल्यू है रेड। इसी तरह से हमने यहाँ पर ब्लू कलर को रिप्लेस किया और हमने यहाँ पर लास्ट में फॉन्ट साइज को मैनिपुलेट किया इसमें। स्टाइल एट्रीब्यूट सेटिंग द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट कैन बी डन विद द स्टाइल एट्रीब्यूट। द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स: एलिमेंट नेम स्पेस स्टाइल एट्रीब्यूट इक्वल टू इन्वर्टेड कोड प्रॉपर्टी और वैल्यू। द प्रॉपर्टी इज अ CSS प्रॉपर्टी एंड वैल्यू इज अ CSS वैल्यू। तो जो भी आप यहाँ लिखते हो कलर, तो कलर क्या है? CSS में डिफाइन है कि कलर लिखना है तो कलर चेंज होगा, या आपने फॉन्ट साइज लिखना है तो फॉन्ट साइज चेंज होगा। बट HTML की अगर बात की जाए तो हमने फॉन्ट एलिमेंट में क्या पढ़ा था? फेस एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट और साइज एट्रीब्यूट। लेकिन CSS से अगर चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? फॉन्ट हाइफन यानी कि डैश साइज, तब चेंज होगा। तो क्या ध्यान रखना है? CSS में जितनी भी CSS प्रॉपर्टी होंगी जैसे कि बैकग्राउंड कलर, तो क्या है? ये दो वर्ड है, तो बैकग्राउंड डैश कलर हो जाएगा। अब जैसे बैकग्राउंड में इमेज डालनी है, अगेन दो वर्ड हो गए, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड डैश इमेज। अब जैसे आपको कोई फॉन्ट चेंज करना है तो आप लिखेंगे फॉन्ट डैश फैमिली। आपको साइज चेंज करना है, फॉन्ट डैश साइज। अब आपको उसमें जैसे टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस करना है तो अगेन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, दो वर्ड हो गए तो टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म। तो यानी कि जब भी आपके दो वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड आएंगे हाइफन स्पेस को रिप्लेस करेगा। तो इस तरह से आप CSS को बहुत इजीली सीख सकते हो, ठीक है। अब यही चीज़ जब जावास्क्रिप्ट आ जाएगी ना तब क्या होगा? वहाँ पर ये हाइफन भी रिमूव हो जाता है। जावास्क्रिप्ट में क्या होगा? फॉन्ट साइज सेम ही होगा बट हाइफन हट जाएगा, स्पेस भी नहीं होगा और सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी यही चलेंगी, बस लिखने का तरीका बदलेगा। फर्स्ट वर्ड कंप्लीटली स्मॉल, सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, अगर थर्ड वर्ड आएगा उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, फोर्थ आएगा उसका भी कैपिटल हो जाएगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल
गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट क्या है, एक वर्ड हो गया, तीनों लेटर स्मॉल, एलिमेंट का ई कैपिटल, बाय का बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल, इस तरह से। उसके बाद हाँ, फर्स्ट वर्ड के सभी लेटर स्मॉल जाते हैं। हाँ, जावा नहीं, जावास्क्रिप्ट, दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, जावास्क्रिप्ट जो होता है ना, वो बेसिकली वैलिडेशन और डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। जावा जो होता है वो डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग एंड्रॉयड या iOS जो यूज करते हैं वो जावा पर बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए होती है। हाँ? क्या नाम एक का हुआ, एक स्क्रिप्टिंग है, ठीक है, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो दोनों अलग। क्या एंड्रॉयड और iOS के अलावा और है क्या जिसमें जावास्क्रिप्ट लगती हो? हाँ, जनरली क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जावा एक ऐसा चीज़ है कि जिसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता। एग्जाम्पल, अब जैसे आप यहाँ से बाहर निकलते हो, रेड लाइट है, रेड लाइट पर टाइमर चल रहा है, जावा है। ठीक है, आप टोल पर जाते हो, आपका टोल प्लाजा पे जब आपका टोल पे होता है वो भी जावा है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस डिजिटली कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ पर जावा इन्वॉल्व है, बिना जावा के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जावा हमारी डे टू डे लाइफ में। आप देखते हो, अगर फ़ोन में गेम खेल रहे हो, बिना जावा के पॉसिबल नहीं है। आप पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन, बिना जावा के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर चीज़ जिसको सिक्योर बनाया जाता है उसमें जावा का इन्वॉल्वमेंट होता है। चलिए, तो ये हमने समझ लिया है। तो स्टाइल क्या है? एट्रीब्यूट है, लेकिन स्टाइल जो है वो HTML एट्रीब्यूट है। बट यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे हैं ये HTML नहीं है, ये क्या है? CSS प्रॉपर्टी एंड CSS वैल्यू। तो जैसे कि हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं, अगेन बेस्ट एग्जांपल, दो वर्ड है यहाँ पर, तो क्या आ गया स्पेस की जगह पर? हाइफन। जैसा कि मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि वेब में स्पेस नहीं होता है। जैसे कोई भी फाइल का नेम, डोमेन का नेम, स्पेस नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखेंगे आप, आपका बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू आपको डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज करने का। तो आप यहाँ देखेंगे कलर एक सिंगल वैल्यू है, तो यहाँ पर आप कलर को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली, 2 वर्ड हो गया, अगेन हाइफन आ जाएगा, तो आप यहाँ से फॉन्ट को भी चेंज कर पाएंगे इस तरह से। टेक्स्ट साइज, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज का यूज़ होगा, तो आपका साइज चेंज हो जाएगा। अलाइन, तो उसके लिए लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन। HTML में ओनली क्या होता है? अलाइन। ठीक है, यहाँ पर होता है टेक्स्ट अलाइन, तो आपका अलाइनमेंट सेंटर मिलेगा इस तरह से। अच्छे से क्लियर सारी चीज़ें। बात करते हैं फॉर्मेटिंग जिसमें हम लोगों ने सीखा था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम सिर्फ HTML5 में क्या है वो देख रहे हैं। मैंने जो आपको पढ़ाया वो 4 और 5 दोनों था उसमें। सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, HTML contains several elements for defining text with a special meaning। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे पैराग्राफ, बोल्ड एलिमेंट है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है? ये टेक्स्ट आपको बोल्ड डिस्प्ले होगा। यहाँ पर हमने आई एलिमेंट का यूज़ किया, तो ये मैटर में इटैलिक मिलेगा। देख सकते हैं नीचे रिजल्ट। यहाँ पर हमने सबस्क्रिप्ट, तो ये हमेशा होल ट्वाइस, होल थ्राइस, जो हम लोग जनरली केमिकल इक्वेशन लिखते हैं H2O, और ये क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, जो हम लोग पावर में लिखते हैं, जैसे MC² हो गया, इस तरह के एग्जांपल्स। सो फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं? फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वर डिजाइन्ड टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, जैसे कि B स्टैंड फॉर बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, I, EM, इन सभी के नेम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। वन बाय वन देखते हैं, जैसे कि बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। कौन बताएगा क्या डिफरेंस होता है दोनों में? ठीक है, इस चीज़ की वेबसाइट है जी। इसको और कौन अच्छे से एक्सप्लेन करेगा? और कुछ अच्छा आंसर?
हुए थे लास्ट में ये बोल रहा था। तो बोल्ड बोल होता है, स्ट्रॉन्ग में जब उसमें जाते हैं बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों ही बोल्ड होते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कुछ तो होता है स्ट्रॉन्ग में अलग, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। करेक्ट, कीवर्ड वो सुनना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि आप बोल्ड और स्ट्रॉन्ग से अगर देखेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा, स्ट्रॉन्ग से बोल्ड भी हो जाएगा प्लस वो कीवर्ड रिच भी हो जाएगा आपका। तो स्ट्रॉन्ग में हम लोग वो पार्ट डालें जिसको हम लोग रैंक भी कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करो सामने तो अपना आंसर थोड़ा सा स्पेसिफाइड रखो कि क्या काम करती है। जैसे अब आई और ईएम में बताओ जरा फर्क क्या है। आई तो स्टेट हो जाएगा, आई से स्टैंडिंग हो जाएगा, हाँ, और एम्फेसिस से मतलब जो अंडा है वो भी स्विंग के कारण चला जाएगा। नहीं ठीक है। तो मतलब इटैलिक में और ईएम में रिजल्ट दोनों का सेम है, यानी कि आपको टेक्स्ट स्लैंटेड दिखाई देगा, यानी कि इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरव्यू में इम्प्रेस करेगा ठीक है। तो स्क्रीन रीडर क्या करेगा, बेसिकली प्रोनाउंस करेगा ईएम में जो भी लिखा हुआ है ना। मार्क जिसका ये फेमस है भाई पिछले 2 बार से बेचारा मार्क की बात कर रहा है। तो ये क्या होगा, हाईलाइट करके दिखाएगा इस तरह से बैकग्राउंड कलर से ये अजय का फेवरेट टैग है। चलो हाँ जी, फिर क्या है स्मॉल। स्मॉल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जहां पर हमें एक ही एलिमेंट में कुछ सेकेंडरी भी बनाना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका कोई बटन के ऊपर नाम लिखा हुआ है, लेट्स से नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन के साथ में कितने नोटिफिकेशन है वो भी लिखोगे, 1 काउंट होगा या 3 2 होगा या 3 होगा, तो वो क्या जाएगा स्मॉलर में चला जाएगा, यानी कि स्मॉल टेक्स्ट में, ठीक है। सेकेंडरी टेक्स्ट पे हम लोग इसको बोल देते हैं उस तरह से। जैसे आप यहाँ देखोगे ओरिजिनल टेक्स्ट के कंपैरेटिवली ये जस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है। आपको इसके लिए साइज वगैरह कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी। डेल, कौन बताएगा डेल किसका रिप्लेसमेंट है। करेक्ट, तो ये स्ट्राइक का रिप्लेसमेंट बना। आईएनएस किसका रिप्लेसमेंट है। हाँ हाँ, अंडरलाइन, करेक्ट, ठीक है। तो ये अंडरलाइन होके आपको दिखाएगा। सबस्क्रिप्ट के लिए यूज होता है, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। SUP सुपरस्क्रिप्ट, जैसे कि हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके ये वाले पार्ट। बात करेंगे कोटेशन। जैसे कि कोटेशन में कौन कौन से हमारे पार्ट आएंगे जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे ब्लॉक कोट, क्यू, एब्रिविएशन, एड्रेस, सिचुएशन एंड वीडियो। ब्लॉक कोट और क्यू में कौन बताएगा डिफरेंस क्या होता है और कब कहाँ यूज करना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर दो। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है और कब लगाना है, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया। अगर मेरे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट है जो मैं किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से लेकर अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब आपको लगाना है ब्लॉक कोड। और अगर आपका 1 लाइनर मैसेज है तो उस केस में हमने क्या यूज़ करना है, ओनली क्यू, शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कोटेशन, साथ में आपको ये भी बताना है कि ये मैटर हमने कहाँ से लिया, ठीक है। ये नहीं बताओगे तो भी आपके ऊपर कॉपीराइट के लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, वायलेशन में आप आ जाते हो, आप किसी का मैटर भी नहीं ले सकते हैं इस तरह। तो क्या लिखा है, ब्लॉक कोड एलिमेंट डिफाइंस अ सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। जैसे कि ये एग्जांपल, ठीक है, हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से क्यू स्टैंड फॉर शॉर्ट कोटेशन, प्लस इसका एडवांटेज क्या होता है, ये जो भी मैटर आप क्यू में लिखोगे वो इन्वर्टेड कोट में भी आएगा, ठीक है। ब्लॉक कोट में हमने क्या देखा, यहाँ पर जो हमने मैटर लिखा वो इन्वर्टेड कोट में नहीं होता, लेकिन क्यू से जो हम मैटर लिखते हैं वो इन्वर्टेड कोट में हमें डिस्प्ले होता है। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, जूम कर देते हैं थोड़ा सा आपके लिए, ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है। यहाँ
पीपल के बाद और अस के बाद। एब्रिविएशन किसका रिप्लेसमेंट है HTML5 में? बताओ बताओ, कौन बताएगा? किसका रिप्लेसमेंट एब्रिविएशन? सामने लिखा हुआ है, देखो ध्यान। नहीं, नाम भी लिखा है, किसका रिप्लेसमेंट सामने देखो, ध्यान से देखो, क्या था मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है एक्रोनिम, ठीक है। HTML4 में एक्रोनिम इसका नेम होता था, लेकिन अब इसका नेम है एब्रिविएशंस। यानी कि किसी भी टॉपिक पर आपको लगता है कि भाई इसका मुझे लिखना तो शॉर्ट में, बट हो सकता है किसी को क्लियरिटी ना हो, जैसे कि FYI। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसीलिए है फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता ना, तो ऐसे का क्या फायदा? हाँ, FYI की यही होती है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या है कि इस केस में जब कोई पॉइंटर्स के ऊपर लेकर जाए तो उसको फुल फॉर्म उसका रिवील हो जाए। नहीं तो पूछता है कि FYI क्या होता है। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, PTO लिखा होता था, ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या थी? पेज टर्नओवर या प्लीज टर्नओवर, ठीक है। दोनों में से कौन सी सही है? प्लीज वाली, ठीक है। तो अब लोगों को स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता था, है ना। अब वो हिंदी में होता तो लिखा था कृपया पृष्ठ पलटिए तो कंफ्यूजन क्रिएट करता था, बहुत लेंदी हो जाता था, है ना। तो इसलिए शॉर्ट में बना दिया PTO। तो शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा आज की डेट में ट्रेंडिंग में है, तो एब्रिविएशन वहाँ पर हेल्पफुल होता है किसी भी मैटर को अच्छे से समझाने के लिए। जैसे WHO, ठीक है, क्या एनी टाइम मनी, ठीक है। तो WHO जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ब्राउजर में जब अपन इसको लेके जाएंगे पॉइंटर, तो यहाँ पर हमें इस तरह से रिवील करेगा। दूसरा SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट, एड्रेस के अंदर आप क्या क्या स्टोर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपका फिजिकल एड्रेस यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग। इसमें आप क्या क्या रख सकते हो? ईमेल, अपने वेब पेज का URL, फिजिकल एड्रेस जो कि किसी बिल्डिंग प्रेमाइसेस का हो सकता है, फ़ोन नंबर, या फिर सोशल मीडिया हैंडल। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये सोशल मीडिया हैंडल है। तो जैसे हमने यहाँ पर अरीना का एड्रेस इसमें स्टोर किया हुआ है, तो ये इटैलिक में ही डिस्प्ले होता है। मिसयूज़ नहीं करना है। जैसे हेडिंग हमारा H1 लार्ज साइज बनाता है, कहीं पर फॉन्ट बड़ा करना हो, बोल्ड करना हो, लगा दिया गलती से, ऐसे नहीं करना है। एड्रेस में एड्रेस वाली चीज़ें ही स्टोर करा सकते हो। जैसे आपके वेब पेज का एड्रेस, तो क्या हो गया URL, या आपका जैसे ईमेल एड्रेस, ठीक है, या फिर फिजिकल एड्रेस, उस तरह की चीज़ों के सोशल मीडिया हैंडल के एड्रेसेस क्या हैं वो आप इसमें स्टोर कराओगे। इसको स्टोर कराने से बेनिफिट क्या होगा? आपके रैंक होने के चांसेस इंप्रूव होंगे। नेक्स्ट, सिटिएशन। इसमें जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे, द HTML सिटिएशन टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क। इसमें क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान रखना। बुक, पोएम, सॉन्ग, मूवी, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, यानी कि टोटल नॉन लिविंग थिंग के लिए ही हमने इसको इस्तेमाल करना है, लिविंग के लिए नहीं। जैसे किसी पर्सन का नाम, वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो अ पर्सन नेम इज नॉट द टाइटल ऑफ अ वर्क। तो क्या यहाँ मिस्टेक हुआ है? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि एक पेंटिंग है स्क्रीम, जिसको एडवर्ड मिंच ने बनाया था 1893 में। तो क्या है? पेंटिंग का नेम इज नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। इसलिए देख रहे हैं ना क्या क्या डाल सकते हो। तो जैसे आपको कोई मूवी अगर आ रही है, अगर आपको उसको रैंक कराना है, गूगल में कोई सर्च करें तो आपका पेज दिखाई दे जाए, तो इस टैग में डिफाइन करो, ठीक है। बाय वीडियो मतलब बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। तो वीडियो में एक ऑप्शन आपको मिलता है, यानी कि एट्रीब्यूट होता है DIR, बाई डिफॉल्ट होता है LTR, लेफ्ट टू राइट, जिसको मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा था। आपको RTL के लिए लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था, जब हम लोग गल्फ कंट्रीज के लिए काम करते हैं तब हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। कमेंट्स। सो कमेंट्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी। कमेंट्स का काम क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को हाइड करना
या किसी भी एलिमेंट के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड एंड हेयर, इस तरह से करके आप लिख सकते हैं। HTML comments are not displayed in the browser, but they can help document your HTML source code. So, अगर मेरा मैटर ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, अब मान लो कि आपने कई हज़ार लाइन का मैटर अपने कोड के अंदर कमेंट बना दिया, तो अच्छी बात क्या है कि कमेंट का डोम पर कोई लोड नहीं होता है, यानी उसका कोई रेंडर में ये नहीं कि टाइम लगेगा पेज को लोड होने में, पेज उतना ही क्विकली लोड होगा। बट अगर वो कंटेंट अगर आपने कमेंट आउट कर दिया, हटा दिया, उस कंडीशन फिर उसका टाइम जो होगा वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यू कैन ऐड कमेंट्स टू योर HTML सोर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स। तो क्या होता है, लेस देन, एक्सक्लेमेशन का मार्क, 2 टाइम हाइफन, स्पेस, जो भी आप लिखना चाहें लिखिए, अगेन स्पेस, 2 टाइम हाइफन एंड ग्रेटर देन। नोटिस दैट देयर इज एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन द स्टार्ट टैग बट नॉट इन द एंड टैग। ओपनिंग जब होगी तब एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, क्लोजिंग में नहीं होगा। Comments are not displayed in the browser, but they can help document your HTML source code। जैसे कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ के बिफोर एंड आफ्टर डिफाइन किया, आउटपुट में आप देखेंगे कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो एक ग्रीन कलर से कमेंट जो होता है वो आपको हाईलाइट होता है। हाइड कंटेंट, मेरे पास 3 पैराग्राफ्स हैं बट मुझे एक पैराग्राफ को यहाँ पर डिसेबल करना है, तो आप अपने एलिमेंट को भी डिसेबल कर सकते हो टेम्परेली। अब जैसे क्या होता है ना कि फोटोशॉप है, आपको अगर क्लाइंट के साथ कुछ बैठ के काम करना हो, भाई ये हटा दो ये लगा दो, तो आप लेयर ऑफ कर सकते हो। अब कोडिंग में तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, अब उसने बोला हटा दो या लगा दो। अगर मैं अपने कंप्यूटर की बात करूँ तो मेरी विंडो 10 है, विंडो 10 में एक ही बार अंडू या रीडू होता है। विंडो 11 के अंदर आप मल्टीपल टाइम अंडू रीडू कर सकते हो। तो मेरे लिए तो दिक्कत होगी ना, उसने हटवा दिया, मैं अंडू करके तो ला नहीं सकता उसको, तो क्या करोगे आप, कमेंट बना दो उस पार्ट को। अगर बोले नहीं पहले जैसा कर दो, तो कमेंट ही तो हटाना है मुझे, मेरा डेटा वापस आ गया। तो अपने कंटेंट को डिसेबल करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। दूसरा, यहां देखिए, यू कैन हाइड मोर देन 1 लाइन, एवरीथिंग बिटवीन दिस एलिमेंट विल बी हिडन फ्रॉम द डिस्प्ले। यहाँ पर हमने पैराग्राफ और एक इमेज दोनों को ही हमने यहाँ पर कमेंट में ऐड किया, और दोनों ही देखो मल्टी लाइन काम करते हैं, यानी कि ओपन और क्लोज सिंगल लाइन में करोगे तो सिंगल लाइन, और अगर मल्टीपल लाइन में करोगे तो मल्टी लाइन कमेंट बनता है। हाइड इनलाइन कंटेंट, जैसे कि दिस ग्रेट टेक्स्ट इज अ पैराग्राफ, बट मैंने ग्रेट टेक्स्ट को क्या करा, रैप कर दिया कमेंट के अंदर, तो दिस इज अ पैराग्राफ ही रेंडर होगा, ग्रेट टेक्स्ट जो है वो कमेंट में रिप्लेस हो जाएगा आपका। तो एलिमेंट के बिफोर, आफ्टर, इन बिटवीन या फिर मल्टीलाइन कैसे भी कमेंट को चला सकते हो। बट कमेंट का यूज़ हमने सोचा था किस लिए करना है, अपने मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, कल को अगर आप ही को उस प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो आपको रिकॉल हो जाए हमने किस लिए डिफाइन किया। तो जब आप जॉब करने जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा कमेंट्स का इस्तेमाल करना है। या जैसे इवन अगर मैं भी अगर पढ़ाता हूँ, VS कोड की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर भी कमेंट डिफाइन करता रहता हूँ, ताकि जब हम उसको बाद में कभी देखें तो हमें समझ में आए। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, इस तरह के कौन सा वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे फैच करंट प्रोफाइल, यहाँ कमेंट दूसरी तरह से लिखा हुआ है, वहाँ कमेंट वो था जो हमने HTML में पढ़ा है, देख रहे हैं। तो मैं अपनी कोडिंग के अंदर भी कमेंट डिफाइन करता हूँ ताकि मुझे खुद को पता है। जब आप प्रोग्रामिंग में आओगे तो कमेंट का जो तरीका होता है बदल जाता है लिखने का, फिर आपके फॉरवर्ड स्लैश चलते हैं डबल, उससे कमेंट बनता है। तो ये मैंने किस लिए लिखा है, ये मैंने किस लिए लिखा है, ये मैंने डेटा को रिफ्रेश करने के लिए लिखा है। इस तरह से अपने डेटा को वेल स्ट्रक्चर करने के लिए कमेंट लगाए जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पासवर्ड के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हैशिंग कर रहे हैं, इस तरह से। नेक्स्ट एक HTML में कलर। तो कलर नेम के अकॉर्डिंग हम लोग कितने नंबर ऑफ चला सकते हैं, कौन बताएगा? नेम के
60 16 तो कोड के अकॉर्डिंग हुआ ना 216। नेम के अकॉर्डिंग कितने चला सकते हैं? देखो यहाँ लिखा हुआ है 140 कलर्स अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कलर जब हम लोग कोई डिफाइन करेंगे तब हमें किस बात का ध्यान रखना है? देखो अगर ऑरेंज है, टोमेटो है, ग्रे है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत शुरू होती है जब डबल नेम आता है। तो ध्यान रखना नेम में स्पेस नहीं होता, कलर के नेम में। मीडियम सी ग्रीन, तो आपको मीडियम सी ग्रीन विदाउट स्पेस लिखना होगा। तो ये तो मैंने जस्ट आपके रेफरेंस के लिए नाम लिख दिया, बट अगर मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊंगा तो मीडियम सी ग्रीन सब स्मॉल में लिखा है ना, तो नेम में स्पेस नहीं आएगा चाहे जितने भी वर्ड का नेम हो। ठीक है, जैसे डॉजर ब्लू है, यहाँ पर लाइट ग्रे है, तो कहीं पर भी हमने इसको डिफाइन नहीं किया, सीधे विदाउट स्पेस। चलिए, HTML कलर्स आर स्पेसिफाइड विद प्री डिफाइंड कलर नेम और विद RGB। तो प्री डिफाइंड कलर नेम जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं और विद RGB। फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ग्रीन ब्लू। RGB प्राइमरी होता है कि सेकेंडरी होता है? अरे नॉर्मल प्राइमरी सेकेंडरी हो, बताओ ना। RYB क्या होता है? ये कहाँ पढ़ लिया RYB? अच्छा, अब क्या है प्राइमरी कलर ये बताओ? वो तो कभी बहुत पहले हुआ करता था। RGB प्राइमरी। सेकेंडरी? ट्राइटरी? नहीं सुना तो इसलिए नहीं पता। हेक्स क्या होता है? हेक्स क्या होता है? हेक्साडेसिमल, यानी कि जब आप फोटोशॉप चलाते हो तो नीचे कलर का हेक्स वैल्यू भी आता है ना? नोटिस किया था ना आप लोगों ने? तो जैसे यहाँ जाओगे फोटो पी और एक न्यू प्रोजेक्ट बना दो और यहाँ देखना, तो फोटोशॉप में ना ऐसे हेक्स कोड मिलेगा, यानी कि हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है, हेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि 6 वैल्यू होती है, 1 2 3 4 5 6, है ना? तो मैथ में पढ़ा था ना हमने, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा। हाँ, सेप्टागन, ऑक्टागन। उसके बाद में क्या आता है? अजय देवगन। तो 140 नेम हो गए हमारे पास, और नेम में हमें क्या ध्यान रखना है? विदाउट स्पेस, और सब स्मॉल में रहेगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। अगेन कलर के नेम को अगर आप कैपिटल लिख देंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाता है, बट कोशिश कीजिए स्मॉल में लिखने का। यहाँ पर मैं टेक्स्ट में कलर को चेंज किया, आप देख सकते हैं टेक्स्ट में भी आपका ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। बॉर्डर में डालना चाहते हैं आप बॉर्डर में डाल सकते हैं इस तरह से, बॉर्डर का थिकनेस, स्टाइल एंड कलर। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कलर को आप देखोगे नेम के अकॉर्डिंग, RGB के अकॉर्डिंग, हेक्साडेसिमल कोड के अकॉर्डिंग, एक होता है HSL। HSL मतलब ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमेंस। ठीक है, और इसके थ्रू भी हम लोग कलर को सेट कर सकते हैं, बट ये आसान नहीं है समझना इसको। बिगिनर लेवल पर आपके लिए आसान नहीं होगा, एक्सपर्ट हो जाओगे फिर आपके लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें, इसके अंदर कलर कैसे पास किया जाता है। हाँ, हाँ, तब बाय डिफॉल्ट हमारा बॉडी का कलर ब्लैक होता है, तो बॉर्डर का कलर ब्लैक ही आएगा आपको। ठीक है, बॉर्डर अचीव करने के लिए आपको स्टाइल चाहिए होता है। ठीक है, थिकनेस और कलर अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो डिफॉल्ट थिकनेस 1 पिक्सल ही होती है, तो 1 पिक्सल की थिकनेस आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने बताया था ना, हर एक एलिमेंट का अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो जैसे क्या बोलते हैं, इमेज, सोर्स और ALT, ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पर, बिना उसके इमेज काम नहीं करता है। जैसे लिंक, उसके लिए href सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे CSS में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आप कुछ दो या मत दो, बट एक चीज़ तो चाहिए, वो क्या है? आपका यहाँ से स्टाइल। हमने लिख दिया बॉर्डर स्टाइल, स्टाइल में क्या लिख दिया? सॉलिड। तो कलर और थिकनेस ऑटो डिसाइडेड हो जाएगी, जो कि डिफ़ॉल्ट रहती है। इसके अलावा 2 चीज़ें और आती हैं, RGB के साथ एक एडिशनल मिलेगा A, और HSL के बाद एक एडिशनल आपको मिलेगा A स्टैंड फॉर अल्फा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। तो आप यहाँ देखोगे हमने लिखा 0.5 मीन्स 50%, 0.5 अगेन 50%। तो देखिए दोनों आपको 50% के साथ डिस्प्ले होंगे। CSS की बात करेंगे।
या चलो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। अब मुझे तो रिवीजन से कुछ फ़ायदा हो रहा है, चीज़ें काफ़ी रिकॉल हो रही हैं, अच्छे से अब आपको समझ में आ रही है ना। तो बैच में 2 लोग ही अभी बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं, बाकी लोग भी मेहनत करो, क्योंकि मैं आउटपुट सभी से सुनना चाहता हूँ, तब तो हमारी मेहनत इतना करने का फ़ायदा होगा। तो आंसर सभी के पास होना चाहिए। दूसरा, हमें रुकना नहीं है, सही हो या गलत हो, थोड़ा सा हंसी तो लेंगे एक दूसरे के ऊपर, क्या है मतलब, सीख तो जाएंगे ना उस बहाने। अब कहोगे नहीं तो अपनी वो एरर करेक्ट कैसे करोगे? अब ये गलतियां बचा के रखोगे जी, इंटरव्यू में गलत आंसर करेंगे तो वहाँ क्या फ़ायदा? जो गलत आंसर करना यही कर लो, अपने बीच की बात है ना। कल को वहाँ जाके कहोगे 2 साल पढ़ के 6 महीने से पढ़ के क्या लिया जी, कुछ नहीं, है ना। तो मेहनत करो अच्छे से, सारे एट्रीब्यूट्स फिंगर टिप पर होने चाहिए। देखो, कुछ बनो ना बनो, लेकिन वेब डिज़ाइनर तो ज़रूर बनो। वेब डिज़ाइनर बन गए तो तुम्हें डेवलपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और या फिर दूसरा तरीका ये होता है, मैंने जैसे बोला ना, बनो या ना बनो, लेकिन वेब डिज़ाइनर ज़रूर बनो। तो वेब डेवलपर का टारगेट लेके चलो, तब जाके डिज़ाइनर बनोगे। जैसे कहते हैं ना, एग्ज़ाम्स की जब तैयारी करते हैं कि अगर टॉपर की तैयारी करोगे तो फर्स्ट आओगे, फर्स्ट की तैयारी करोगे तो सेकंड थर्ड ही आओगे। हमेशा 2 स्टेप आगे जाओगे, तब उसके नीचे के 2 गोल जो होते हैं वो आप उनमें से किसी एक पर स्टैंड करते हो। आप सोचोगे जी बस बेसिक पढ़ लिया और मैं टॉप कर जाऊंगा, तो ऐसे नहीं होगा। तो अगर आप डेवलपर का एम लेके चलोगे, तब जाके बनोगे वेब डिज़ाइनर। बिल्कुल। तो अच्छे से करो चीज़ें। मेरा पहला मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि HTML आपका एक्सेलेंट होना चाहिए, क्योंकि HTML अगर नहीं आया, आगे का पार्ट आ गया, तो लगाओगे कहाँ पर? HTML में। HTML आता नहीं हमें, तो सब बेकार हो गया ना। तो बेस इसलिए अच्छा चाहिए, इसलिए आपको इतना टाइम दिया जा रहा है HTML को सीखने के लिए।